स्टील के जो गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चंस की जो लेक्चर सीरीज़ देख रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम 230 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। वन बाय वन सबके सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, जिन्हें आप याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन। तो जो इफेक्टिव लेंथ होती है उसका कुछ प्रोविजंस होते हैं कि जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड -2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड होती है। जो अदर प्रोविज़न है उसके हिसाब से इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड। ओके, सो इसमें यही पूछा गया है कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स द वेल्ड साइज, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ स्टैंडर्ड 45 डिग्री फिलेट द रेशियो ऑफ साइज ऑफ फिलेट टू थ्रॉट थिकनेस इज। इसमें कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड 45 डिग्री फिलेट है, पहले आपको ये समझना होगा कि ये स्टैंडर्ड 45 डिग्री फिलेट में ये 45 डिग्री एंगल किस किस के बीच में है, ठीक है। तो ये जो फेस होता है, फेस अपना 3 से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो ये 1 है लेग, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, जैसे ये आपका क्या हो गया, लेग हो गया, ठीक है, जिसे साइज भी कह सकते हैं, और ये आपका क्या हो गया, फेस हो गया। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये थीटा, ठीक है, ये गिवन है आपको, ये थीटा आपको 45 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब ये जो आपकी हो गई, ये क्या हो गई, थ्रॉट थिकनेस हो गई। इसको आप रेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपकी क्या है, थ्रॉट थिकनेस है। तो आपसे इसका इस साइज़ का, ठीक है ना, ये साइज़ और थ्रॉट थिकनेस का रेशियो पूछ रहा है, अगर ये एंगल आपको 45 डिग्री गिवन है तो उस केस में आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं। यहाँ पे आपको 45 डिग्री गिवन है, ये वाला एंगल, ये आपको एस मान लीजिए, ठीक है, और ये आप कितना है, 90 डिग्री है। जब आप साइन थीटा लगाएंगे तो ये आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा या हाइपोटेनस मिल जाएगा। तो लेग तो आपका एस है, और जो आपको थ्रॉट मिल जाएगी वो S/√2 मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये 45 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे लेग और थ्रॉट का जो रेशियो है वो √2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा वो √2:1 मिलेगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वट वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाय। 3-4 तरह के वेल्ड होते हैं, एक वट वेल्ड होता है, ठीक है, फिलेट वेल्ड होता है, ठीक है, और भी कई तरीके के, स्लॉट वेल्ड होता है, प्लग वेल्ड होता है, बहुत सारे वेल्ड होते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि वट वेल्ड को आप किस तरीके से स्पेसिफाई करते हो, मतलब कैसे पहचानते हो, क्या उसके लिए डिनोट किया जाता है। तो ग्रूव वेल्ड के बारे में, बट वेल्ड या ग्रूव वेल्ड सेम ही है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ग्रूव वेल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, ठीक है, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रूव वेल्ड को। जो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस होती है फॉर कंप्लीट पेनिट्रेशन, कंप्लीट पेनिट्रेशन मतलब कि अगर डबल यू और वी ग्रूव वेल्ड है, डबल यू वी ग्रूव वेल्ड मतलब इस तरीके से, अगर यहाँ भी आपने क्या किया है, वेल्डिंग करी है, और यहाँ पे भी आपकी वेल्डिंग है, ठीक है, ये दोनों जगह आपकी ऊपर और नीचे वेल्डिंग करते हैं, तो डबल यू और वी ग्रूव वेल्ड होते हैं। इस वाली प्लेट को आपने इससे ज्वाइन किया है, ठीक है। तो इस केस में जो थ्रॉट थिकनेस है, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, वो मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट 2 भी वेल्डेड हो जाती है। इस वाली थिकनेस मान लो T1 है और इसकी मान लीजिए T2 है, तो T1 और T2 में से जो भी मिनिमम होगी वो यहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस हो जाती है। ओके, फॉर पार्शियल पेनिट्रेशन, अगर पार्शियल पेनिट्रेशन है सिंगल यू और वी, जैसे कि ये सिंगल यू है, आपने केवल अपर पार्ट में क्या किया है, वेल्डिंग कर दी है, यहाँ पे आपने क्या किया है, वेल्डिंग कर दी है इन दो प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। इस केस में जो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस है
वो 5/8 टाइम्स टी मिनिमम हो जाती है। ठीक है, कोड के हिसाब से यही है 5/8 टाइम्स टी मिनिमम, मतलब T1 मान लीजिए इसकी हो, T2 इसकी है, तो इसमें से जो भी मिनिमम होगी। एक्चुअलिटी में क्या होता है कि जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है वो 7/8 टाइम्स टी मिनिमम होती है, बट कैलकुलेशन पर्पस के लिए और कोड के हिसाब से 5/8 टाइम्स इंटू टी मिनिमम होती है। तो आपको यही याद रखनी है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, कभी क्वेश्चन में आपसे एक्चुअलिटी पूछ ले कि एक्चुअल में कितनी होती है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस फॉर पार्शियल पेनिट्रेशन केस इन ग्रूव वेल्ड, तो आपको याद रखना है 7/8 टाइम्स टी मिनिमम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एक्चुअल थिकनेस ऑफ वट वेल्ड एज कंपेयर टू थिकनेस ऑफ प्लेट इज यूजुअली। जो आपने जैसे कि ये 2 प्लेट्स हैं, इनको आपको ज्वाइन करना है, तो जो आपकी थिकनेस होती है वट वेल्ड की, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे जो थिकनेस होगी वट वेल्ड की वो जो प्लेट की थिकनेस है उससे कम ही होगी। ठीक है ना, मान लो यहाँ पे आपने वेल्डिंग करी है, ग्रूव वेल्डिंग करी है, तो इसकी जो थिकनेस आएगी यहाँ पे जो आप थिकनेस मानोगे वो इन प्लेट से उसकी थिकनेस क्या होती है, सॉरी इन प्लेट से उसकी थिकनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब कि आप थोड़ा सा क्या करते हो, रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते हो इसमें। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर देते हो, पूरा फिल कर देते हो वेल्ड को, तो इसकी जो थिकनेस हो जाती है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है इन प्लेट्स से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके, वही मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे क्या करते हैं अपन, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करवा देते हैं। देखिए ये प्लेट 1 हो गई, ये प्लेट 2 हो गई। ठीक है, ऊपर से आपने क्या किया कि रीइंफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। ये जो इतना पार्ट होता है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये रीइंफोर्समेंट है। इसकी कुछ थिकनेस होती है, वो थिकनेस कितनी होती है, इट शुड बी इन रेंज ऑफ 10% ऑफ टी मिनिमम टू 3 mm, मतलब मिनिमम से मिनिमम कितनी हो सकती है, 10% ऑफ टी मिनिमम। टी मिनिमम मतलब दोनों प्लेट में से जिसकी भी साइज़ छोटी है वो रख दीजिए, और 3 mm मैक्सिमम, मतलब ये थिकनेस की बात हो रही है। तो जनरली क्या होता है कि जो प्लेट्स की थिकनेस है उससे ज़्यादा ही ग्रूव, पूरे ग्रूव की जो थिकनेस है, ग्रूव वेल्ड की थिकनेस ज़्यादा होती है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। ओके, एज पर IS 800 the rivets subjected to combined tensile and shear stresses are proportioned such that, ये उस केस की बात कर रहा है जब बोल्ट पे क्या आ रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेस भी आ रहा है और shear स्ट्रेस भी आ रहा है। तब उस केस में अपनी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी। ठीक है ना, तो उस केस को अपन देख लेते हैं पहले। ठीक है, जैसे ये आप मान लीजिए ये साइड व्यू है। ठीक है, ये आपकी एंगल सेक्शन है, कुछ भी मान लीजिए, प्लेट सेक्शन मान लीजिए, ये जॉइंट है अपना। ठीक है ना, गसेट से जॉइंट है, ये कुछ भी मान सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपकी बोल्टिंग है। अब जब आप यहाँ पे लोड लगाएंगे, ये आपने मान लीजिए पी लोड, इंक्लाइन लोड लगाया हुआ है। ठीक है ना, पी लोड आपका ये इंक्लाइन लोड है। तो जब अगर पी लोड इंक्लाइन लग रहा है बोल्ट्स पे, तो अगर जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, पी कॉस थीटा होगा, और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा पी साइन थीटा। यहाँ पर जो पी कॉस थीटा है वो कॉज कर रहा है टेंशन इन द बोल्ट, एंड पी साइन थीटा इज कॉजिंग द शियर स्ट्रेस। ठीक है ना, क्योंकि ये 2 प्लेट्स एक दूसरे को शेयर करना चाहेंगी। अगर आप इस पे लोड लगाओगे तो बोल्ट्स में क्या आएगा, शियर आएगा। ठीक है, तो पी कॉस थीटा इज द फोर्स कॉजिंग टेंशन इन द बोल्ट, एंड पी साइन थीटा इज द फोर्स कॉजिंग शियरिंग इन द बोल्ट। कोडल प्रोविज़न के हिसाब से जो इक्वेशन है वो है VU अपॉन VDSB प्लस का स्क्वायर प्लस TU अपॉन TDB का स्क्वायर शुड बी लेस देन 1। ये चेक लगाना आपके लिए कंपलसरी है अगर जो बोल्ट है वो टेंशन और शियरिंग दोनों के लिए सब्जेक्टेड है। ठीक है, और जो यहाँ पे VU TU है वो फैक्टर्ड शियर फोर्स है और टेंसाइल शियर फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे जो VDSB है वो
shear strength of बोल्ट है और यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट TD भी है, ठीक है। तो ये कोडल जो प्रोविज़न है वो पुराने ओल्ड कोड के हिसाब से है, और अगर इस प्रोविज़न के हिसाब से आप चलोगे तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओके। सो इस कोड के हिसाब से आपको आंसर नहीं गिवन है इसमें। अगर आप IAS 800-2007 के हिसाब से देखेंगे तो ये जो इक्वेशन है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। LSM के हिसाब से क्या है कि यहाँ पे जो FS/PS प्लस FT/PT शुड बी लेस देन 1.4 है, तो इक्वेशन चेंज हो चुकी है। अगर आप ये इक्वेशन देखेंगे नोटेशंस वही हैं, यहाँ पे ये शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है, यहाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है। FS वो है जो जितना भी फैक्टर्ड शेयर फोर्स आ रहा है बोल्ट पर, FT जो भी फैक्टर्ड टेंसाइल फोर्स आ रहा है बोल्ट पर, इन दोनों का जो समेशन है रेशियो का शुड बी लेस देन 1.4 होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आपको अकॉर्डिंग टू IAS 800-2007 के हिसाब से जो आंसर मिलेगा वो B इज़ द करेक्ट आंसर। Okay, next question is, according to IS specification, the maximum pitch of rivet in compression, ठीक है। रिवेट कंप्रेशन में जो पिच है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पिच के कुछ प्रोविजंस हैं, उसके हिसाब से अगर कंप्रेशन जोन में रिवेट है, कंप्रेशन जोन में अगर रिवेट है तो जो पिच है इट शुड बी मिनिमम ऑफ 12T और 200 mm, ठीक है। अगर कंप्रेशन जोन में, यहाँ पे कंप्रेशन ही की बात हो रही है, तो आपका जो आंसर है वो ए हो जाएगा, 12T और 200 mm में से मिनिमम। बट अगर आपसे ये पूछ लेता कि टेंशन जोन में क्या होना चाहिए, तो इट शुड बी मिनिमम ऑफ 16T और 200 mm, ठीक है। वहीं अगर स्टैगर्ड पिच है, स्टैगर्ड पिच मतलब बोल्ट अगर ये लगा हुआ है, ये आप जिस तरीके से समझ लीजिए, और बोल्टिंग कुछ इस तरीके से करी गई है, तो ये जो स्टैगर्ड पिच मिल रही है मतलब कि एक ही लाइन में नहीं है, एडजेसेंट लाइन में जो बोल्ट हैं, इस ये जो पिच है वो स्टैगर्ड पिच है, ठीक है, स्टैगर्ड पिच। तो स्टैगर्ड पिच में के केस में we need to increase 50% in our value provided gauge distance is less than 75 mm, ठीक है। अगर आपकी गॉज डिस्टेंस 75 mm से कम है तो आप जो अबव वैल्यूज़ हैं उनमें क्या कर सकते हो, 50% इंक्रीमेंट कर दोगे, ठीक है। 50% इन अगर कंप्रेशन जोन में है तो इसमें 50% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, और टेंशन जोन में भी 50% का इंक्रीमेंट हो जाएगा अगर स्टैगर्ड पिच है तो, ठीक है। और व्हेन एक कंडीशन और है, जब गॉज डिस्टेंस इज लेस देन 75 mm, ठीक है, गॉज डिस्टेंस इज लेस देन 75 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कुलर कॉलम सेक्शन इज जनरली नॉट यूज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस बिकॉज। सर्कुलर कॉलम सेक्शन को हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं इन जनरल प्रैक्टिस बिकॉज इसका जो कनेक्शन होता है बीम्स के साथ वो मतलब कि डिफ़िकल्ट होता है काफ़ी, ठीक है ना। राउंड सेक्शंस को आप अगर बीम से ज्वाइन करोगे तो इसका कनेक्शन उतना एफिशिएंट नहीं हो पाता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, और काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उसको क्या करना, फास्टनिंग करना उसकी। तो अगर आप देखोगे तो आपको C ऑप्शन मिलेगा, जिसके हिसाब से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कनेक्ट बीम्स टू द राउंड सेक्शन, so C is the correct answer. Okay. Next question. The slenderness ratio of column supported throughout its length by masonry wall. अगर कॉलम को आपने चारों तरफ से क्या कर दिया है, मैसनरी वॉल से क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया, तो उस केस में आपको स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो इफ़ द एंटायर लेंथ ऑफ द कॉलम is effectively restrained then effective length of column will be 0, ठीक है।
दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो मूवमेंट विल बी ज़ीरो। तो लैम्डा की वैल्यू होती है इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो की, वो KL/R मिनिमम होती है, ठीक है। और जो KL होती है वो अनसपोर्टेड लेंथ होती है, टोटल जो KL है वो अनसपोर्टेड लेंथ है। बट आपने क्या किया है कि हर तरफ से क्या किया है कि कॉलम को सपोर्ट कर दिया है मैसनरी वॉल से, जिसके कारण क्या है अनसपोर्टेड लेंथ आपकी क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है, ठीक है। तो अनसपोर्टेड लेंथ ज़ीरो है, मतलब इफेक्टिव लेंथ आपकी क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है, जिसके कारण लैम्डा की वैल्यू आपकी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो इसमें जो आपको आंसर मिलेगा वो A मिलेगा।